तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यह प्रश्न 100 से भी अधिक संख्या में है, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं। जैसे कि आने वाली आगामी बीपीएससी की परीक्षा हो गई, बीपीएससी हो गई, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है, पुलिस का कोई एग्जाम हो गया। ओके, तो ये जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस सीरीज का हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। वो प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपके ऑप्शन में है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, और संविधान के सभी अनुच्छेदों को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपके ऑप्शन में है प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सबसे अधिक अगर ध्यान दिया था तो वह दिया था संविधान की प्रस्तावना पर। ठीक है, आप नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से? लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुसत्ता से, या फिर हम भारत के लोग से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है वह होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है, यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी दिया गया है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारत को गणतंत्र कहा जाता है उसका एक कारण यह है कि जो राज्य का प्रमुख है वह निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत है एक, क्या है भारत? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारत है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? आपके ऑप्शन में दिया गया है, राज्य सरकार की सभी धर्म के खिलाफ होगी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत का धर्मनिरपेक्षता है वह ऐसी है कि राज्य जो है किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? तो तटस्थ रहेगा, किसी भी धर्म से निकटता नहीं बढ़ाएगा। जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश हो गए, जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र है तो इस्लाम के अत्यधिक करीब है। ठीक है, तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वह यह कहती है कि जो राज्य है वह धर्म से तटस्थ होकर कार्य करेगा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन में है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है,
या फिर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारत के धर्मनिरपेक्षता शब्द से तात्पर्य है वह यह है कि भारत जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? गणतंत्र होता है, ठीक है, आपको बताना है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहां पर वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि गणतंत्र वही होता है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जैसे कि भारत का हो गया। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन में है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या फिर धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, वह थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में पोषित किया गया है? आपके ऑप्शन में दिया गया है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी है भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपके ऑप्शन में दिया गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, या फिर लोक कल्याण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो लोक कल्याण शब्द है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहीं भी वर्णित नहीं है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी दिया गया है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी दिया गया है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से तात्पर्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है भारत को एक गणराज्य? ऑप्शन में दिया गया है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, या फिर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि उसका जो है राज्याध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित होता है। भारत का जो प्रमुख है, जो राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? आपके ऑप्शन में है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी दिया गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी दिया गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र।
ऑप्शन डी दिया गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौम संपन्न, ठीक है, समाजवादी ये दूसरा है, धर्मनिरपेक्ष तीसरा है, जनवादी यानी कि लोकतांत्रिक ये चौथा हो गया, और गणतंत्र यह पांचवा शब्द है। ये इसका सही क्रम है, ठीक है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी दिया गया है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी दिया गया है बहुदेववाद, और ऑप्शन डी दिया गया है सभी धर्मों की अस्वीकृति। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द है उसका तात्पर्य है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता से। ठीक है, जो सेकुलर शब्द का तात्पर्य है वह सेकुलर शब्द का जो तात्पर्य है वह सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता से है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन जो कथन 3 है यह कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और यह मूल प्रस्तावना में था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प यानी कि 1 और 2, विकल्प बी यानी कि 1 और 3, विकल्प सी यानी कि केवल 4 और विकल्प डी यानी कि केवल 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। ठीक है, और जो यह 42वां संविधान संशोधन है तो इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें इसको नहीं जोड़ा गया था, यह वर्ष 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था यह वर्ष 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी उस समय पे यह हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है भारतीय गणराज्य की, क्या दिया गया है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऑप्शन डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो संविधान का निर्माण यानी कि जो ऑप्शन बी है यह इसका सही उत्तर है, यानी कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? समाजवाद का अर्थ है, आपके ऑप्शन में है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि समाजवाद का जो वास्तविक अर्थ है वह है सामाजिक न्याय। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए के, कनाडा के, जर्मनी के या फिर ऑस्ट्रेलिया के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है वह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को किसको? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। किसको? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, याद रखना है आपको। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों शब्द से, जनता
के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर प्रजातंत्री भारत शब्दों से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता दी गई है वह हम भारत के लोक शब्दों से जो है प्रारंभ होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ध्यान देना है कि किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917 या फिर चीन की क्रांति 1912। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस पर चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं दिखता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, मूल संविधान के अनुसार भारत एक, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन में दिए गए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? आपके ऑप्शन में दिया गया है भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि प्रस्तावना में हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ध्यान देना है कि किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है, नहीं पे ध्यान देना है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, जबकि धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी के साथ साथ एकता और अखंडता शब्द को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है, समाज विकल्प दिया गया है इसमें, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ठीक है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या फिर उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, यानी कि विकल्प बी सही है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आपके ऑप्शन में संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? आपके ऑप्शन में दिया गया है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या फिर उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो तीनों शब्द वर्णित हैं, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक राजतंत्र, इन सभी को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आपके ऑप्शन में है जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, या फिर संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना के अनुसार जो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है वह जनता पर निहित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल कर्तव्यों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि
जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, वह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। आपके विकल्पों में दिया गया है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या फिर संविधान के पाठ में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वह मूल अधिकारों में कहां पे है, तो वह मूल अधिकारों में दिखता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में दिखता है और मूल कर्तव्यों में दिखता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्यों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, या फिर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान है वह उद्घोषित नहीं करता है, तो किसको नहीं करता है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, या फिर हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि भारत और इंडिया। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या फिर भारत की जनता द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान जो है वह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या फिर भारत की जनता में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत की संप्रभुता जो है वह भारत की जनता में निहित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया कब। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या फिर 15 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 49, या फिर 11 फरवरी 1948, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारत का संविधान है वह पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि
26 नवंबर 1949। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन में 1947 में, 1951 में, 1935 में या फिर 1950 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि वर्ष 1950 में भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी कब, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन में 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर कभी भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है, और वह कब किया गया है? तो जो है वह 42वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में या फिर 1984 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन है वह 1976 में किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न आवरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, इसमें दिया गया है डॉट डॉट दिया गया है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे बताना है कि एक्स का अर्थ क्या है। एक्स का अर्थ क्या है? आपसे आपके ऑप्शन में दिया गया है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? आपके ऑप्शन में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को पूजा की समानता प्रदान करने का जो है वायदा नहीं करती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन में दिया गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, अधोलिखित कूटों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। विकल्प ए में है केवल 1, 2 और 3 सही नहीं है। विकल्प बी में है केवल 2, 3 और 4 सही नहीं है। विकल्प सी में है केवल 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, और विकल्प डी में है वह केवल 3 और 4 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तो प्रस्तावना शब्द में जो है 1, 2 और 3 यानी कि समाजवादी शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष नहीं जुड़ा हुआ था, अखंडता नहीं जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। आपके ऑप्शन में पहला जो विकल्प कथन दिया गया है वह दिया गया है कि नेहरू द्वारा
प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना। ठीक है, ऑप्शन जो कथन 2 है वह क्या है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन क्या है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और जो कथन 4 है वह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर केवल 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 1, 2 और 4 सही है। केवल इसमें ऑप्शन बी जो है, जो कथन 2 है, यह सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं है, बाकी चारों सही है क्योंकि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला इसमें जो तीसरा नंबर सही नहीं है, इसमें तीसरा नंबर जो सही नहीं है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि इसका संशोधन वर्ष 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन में है 38वां संशोधन 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1979। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या, पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि प्रजातंत्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, 41वें, 42वें, 43वें या फिर 44वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि जो समाजवादी शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग से में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मौलिक अधिकारों में की गई है, संविधान की प्रस्तावना में की गई है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई है वह संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य या फिर सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है क्या है, प्राधिकार स्रोत कौन, राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है वह है भारत के लोग। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद या फिर सभी धर्मों को अस्वीकृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या है, शब्द धर्मनिरपेक्ष क्या है, शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है अथवा है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह मूल प्रस्तावना में था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही, विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 4 और विकल्प डी केवल 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो सही है वह केवल विकल्प 1 और 3 सही है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ठीक है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन सी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऑप्शन डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि संविधान का निर्माण जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित है सर्वाधिक व्यापक संविधान है, वह है भारत का। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है। आपके ऑप्शन में दिया गया कठोर, लचीला, ऑप्शन सी है ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर ऑप्शन डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन में है नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह नम्य और अनम्य है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है, एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि भारत के संविधान में भारत को जो है राज्यों को एक यूनियन माना गया है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के समान, सभी नागरिक जो है कानून के सामने समान है। ऑप्शन बी है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, और ऑप्शन डी है जो वह है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है वह उस शब्द से तात्पर्य है उस राज्य का राजकीय स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। आपके ऑप्शन में है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या फिर भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि जो भारत है वह एक संसदात्मक प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन में दिया गया है यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो भारतीय संविधान है वह दूसरे देशों से के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके विकल्पों में है
भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है। विकल्प बी है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ठीक है। और जो विकल्प सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और जो विकल्प डी है वह कहता है कि उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारत का संविधान है वो भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था भी करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था भी करता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो पहला है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। विकल्प डी है जो विकल्प बी है वह भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। ठीक है। जो सी है वह भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और विकल्प डी है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो संविधान के प्रवर्तन के समय से ही शामिल नहीं किए गए थे। ठीक है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है। पिछले वाले प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो आपको विकल्पों में दिया गया भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। जो है तीसरा विकल्प है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और जो विकल्प डी है वह है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ऊपर के तीनों विकल्प सही है, यानी कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। दूसरा विकल्प जो भी है वो भी सही है, यानी कि जो भारत का संविधान है वह एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक होती है देश की नागरिकता, कंट्री की नागरिकता, यानी कि जो भी अमेरिका का नागरिक होगा एक यूएसए की नागरिकता होगी और एक उसके स्टेट्स की नागरिकता होगी। ठीक है। एक उसके स्टेट की नागरिकता होगी। ठीक। और जो विकल्प सी है ये भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है और वह भारत का नागरिक है तो वह मतदान कर सकता है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक या फिर कठोर अधिक और लचीला कम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत का संविधान है वह कठोर कम लचीला अधिक। ठीक है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। ठीक है। आपके ऑप्शन में दिया गया है एकात्मक है, ऑप्शन बी है पूर्णतया संघात्मक है, ऑप्शन सी दिया गया है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, और ऑप्शन डी दिया गया है भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय संविधान का स्वरूप है वह संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। ठीक है। आप नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि विकल्प ए है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। विकल्प बी है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है। विकल्प सी जो है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या फिर जो विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों विकल्प सही है। यानी कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में जो विकल्प बी है यह भी सही है, क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। और जो विकल्प सी है वह अखिल भारतीय सेवाओं के कारण जो है इसको भारतीय संविधान में एकात्मकता की भावना झलकती है। ठीक है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत का संविधान मौलिक संविधान है, भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, भारतीय संविधान विकासशील संविधान है, या फिर भारतीय संविधान तानाशाही संविधान है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें लगभग 50% से ज्यादा लोग वकील थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो आपके ऑप्शन में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम के कुछ उपबंध हैं उनको ज्यों का त्यों जो है भारतीय संविधान में स्वीकार कर लिया गया है। इसमें स्वीकार कर लिया गया तो भारतीय संविधान में जो भारत सरकार अधिनियम है उसके कुछ उपबंधों को भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? क्या है? तो भारत का संविधान जो है परिसंघीय है। ठीक है, आपके विकल्पों में दिया गया है संविधान लिखित, क्या है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि यह जो निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है वह केंद्र एवं राज्यों किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन बी है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। और ऑप्शन डी है यह राज्य के निर्देशक तत्व हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि भारत जो है वह प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि भारत जो है प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि जनता को जो है सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, या फिर 500 से अधिक आर्टिकल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 350 से अधिक आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में थे। ठीक है, यानी कि कितने थे? तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों का प्रावधान था। वर्तमान में जो है यह संख्या 470 से अधिक है। ठीक है, वर्तमान में यह संख्या 470 से अधिक है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ऑप्शन में दिया गया है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारत में जो है जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो ब्रिटिशों की तर्ज में जो है संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, या फिर धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इनमें से जो सबसे सर्वोच्च है वह है संविधान। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है क्या है? इस विकल्प दिया गया है इसमें जो है अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। विकल्प बी है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। विकल्प सी है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और विकल्प डी है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स को कहते हैं अभिभावक, तो कौन है? तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि
जो भारतीय संविधान का अभिभावक है वह है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि संविधान में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ भी है तो वह सर्वोच्च न्यायालय सही करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन में दिया गया 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है वह है 18 वर्ष। 18 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक जो विशेषता है वह भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शन में संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या फिर इकाइयों का संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राज्यों का संघ, यानी कि जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो वर्णित है वह है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का, किसका? तो राज्यों का संघ होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी कि लिस्ट है? क्या है? सूचियां। ठीक है, आपके ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या है वह 3 है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी दिया गया है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या फिर भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है वह प्राप्त करता है भारत की जनता से। दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में निहित है, न्यायपालिका में निहित है, मंत्रिमंडल में निहित है या फिर संविधान में निहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारत में वैध प्रभुसत्ता है वह संविधान में पूर्णतः निहित है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? आपके ऑप्शन में संघीय, एकात्मक, कठोर या फिर कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान की संरचना है वह है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सही है? ध्यान रखना है कौन से सही है अथवा है। पहला है, जो पहला कथन है वह क्या कहता है कि जो है संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, जो कथन 2 है वह क्या है? संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, ये कथन 2 कहता है। कथन 3 क्या है? संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ठीक है, जो कथन 4 है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। जो कथन 5 है वह मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि इस प्रश्न में जो सही है केवल 1 और 2, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, यानी कि जो संविधान सर्वोच्च है भारत में, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, और संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, यानी कि संविधान संशोधन के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन में है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो लिखित संविधान की अवधारणा है वह सर्वप्रथम फ्रांस में जन्मी।
नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन में दिए गए हैं यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों सही है? क्योंकि सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? आपके ऑप्शन में है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वह है साम्यवादी राज्य। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में दो कथन और कारण दिए गए हैं, यानी कि असर्शन और रीजनिंग दी हुई है। तो कथन क्या है? भारतीय संविधान अर्धसंहितात्मक है। क्या है? भारतीय संविधान अर्धसंहितात्मक है। तो इसकी रीजनिंग है, कारण है वह है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि विकल्प ए जो है ए और आर यानी कि असर्शन और रीजनिंग, कथन और कारण दोनों सही है, तथा जो रीजनिंग है वह असर्शन यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन में दिया गया है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है यानी कि केवल 1, 3 और 6, विकल्प बी यानी कि केवल 2, 3 और 5, विकल्प सी यानी कि 3, 5 और 6 और विकल्प डी यानी कि केवल 2, 4 और 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो सही है वह केवल 2, 3 और 5 यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक तत्व है वह राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में है, एकात्मक तत्व है। ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये एकात्मक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और जो पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं ये भी एकात्मक तत्वों में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। कथन दिए गए हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कथन 2 है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। कथन 3 है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4 है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है दोस्तों, केवल 1 और 2, विकल्प बी यानी कि केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी यानी कि 2, 3 और 4 और विकल्प डी यानी कि सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी कि केवल 1, 2 और 3 इस प्रश्न के सही उत्तर है। यानी कि जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था में कुल मूलभूत लक्षण है वह यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और इसमें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इस प्रश्न का आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, अमेरिका में भी और भारत में भी। जबकि एकल नागरिकता का प्रावधान जो है केवल भारत में है। ठीक है, अमेरिका में एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन में संसद सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है या फिर सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है दोस्तों उसमें संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। आपके ऑप्शन में दिया गया है आकार में मध्यम, ऑप्शन बी है बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सुसंहत, और ऑप्शन सी है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, और ऑप्शन डी है यह लिखित संविधान नहीं है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका, क्योंकि विश्व के सबसे विस्तृत और जो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान, और यह जो है विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन डी है धार्मिक भाषाई एवं निजातीय अल्पसंख्यकों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय संविधान है वह धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है दोस्तों मान्यता प्रदान करता है, और इसका प्रावधान जो है दोस्तों भारतीय संविधान के मूल अधिकार यानी कि भाग 3 में जो है मूल अधिकार, जो भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित हैं, ठीक है, तो उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।